आइसक्रीम वाली बनी आईपीएस ऑफिसर। एक गांव में जानकी राम नाम का व्यक्ति सड़कों पर आइसक्रीम बेचता था। जानकी राम की पत्नी थी मैथिली और बेटी थी जयसुधा। वो एक छोटे से घर में जो कुछ था उसी में खुश रहते थे। जयसुधा को पढ़ने का शौक था। स्कूल से लौटने के बाद भी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। एक दिन अचानक जानकी राम और मैथिली की किसी दुर्घटना में मौत हो गई। अचानक जयसुधा ने पाया कि वो अनाथ हो गई। उस बच्ची के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। घर में अकेली बैठकर रोती थी। एक दिन जानकी राम के दूर के रिश्तेदार रघुराम उनके घर आया। देखो बेटे, तुम्हारे पिताजी ने ये घर मेरे पास गिरवी रखा और बहुत कर्ज उठाया। तुम छोटी बच्ची हो और इतने पैसे नहीं चुका सकती, इसीलिए मैं तुमसे ये घर ले रहा हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पिताजी ने किसी से उधार नहीं लिया। उनको उधार लेने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे इतनी अकड़! मैं 16 आने सच कह रहा हूँ। तुम चाहो तो ये कागज देख लो। अब से ये घर मेरा है। तुम चाहो तो हमारे पास नौकरानी बनकर रह सकती हो। 3 वक्त तुम्हें खाना खिलाया करेंगे, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई की बात भूल जाओ। मैं तुम्हारे पास नौकरानी बनकर रहने वाली नहीं हूँ। मैं मेहनत करके पढ़ूंगी और आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। तुम जैसे चोर और ठग को सबक सिखाऊंगी। क्या आईपीएस ऑफिसर बनोगी? वो भी तुम? अरे यहाँ से गई तो सड़कों पर भीख मांगती फिरोगी। यही तुम्हारी किस्मत है। दफा हो जाओ यहाँ से। जयसुधा अपने पिताजी के आइसक्रीम वाले ठेले को धकेलते हुए चली गई। दिन भर स्कूल के बाहर वो आइसक्रीम बेचती थी। उसकी सहेलियां उसे किताबें देने लगी। इसी तरह क्लास में जो मास्टर जी पढ़ाते थे वो नोट्स भी उसे देते थे। जयसुधा रात को सीमेंट पाइप्स के अंदर बैठकर लालटेन लेकर वो किताबें पढ़ती थी। यूं जयसुधा बड़ी हुई। यूं आइसक्रीम बेचते हुए डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा उसने डिग्री प्राप्त किया। आईपीएस के इम्तिहान के लिए वो खूब मेहनत करने लगी। बाद में एग्जाम लिखकर उसने अच्छे रैंक भी प्राप्त किए। सिर्फ आईपीएस का इंटरव्यू बचा था। उस इंटरव्यू में एक आईपीएस ऑफिसर ने उसके बायोडाटा और सर्टिफिकेट्स देखे। वेरी इंटरेस्टिंग। बिना माँ बाप या रिश्तेदारों के मदद से तुम सिर्फ आइसक्रीम बेचते हुए इतने आगे तरक्की कर चुकी हो, ये तो काफी अच्छी बात है। तुम्हारे मेहनत और मुशक्कत का पता चलता है। वैसे तुम लड़की हो ना, तो मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बनने के बजाय ये तुमने आईपीएस क्यों चुना? सर, जब मेरे माँ बाप मर गए थे तब मेरे रिश्तेदार ही मुझे धोखा दिए। इतने सालों से जो मैं अकेली जूझ रही हूँ, इससे मुझे एक बात पता चली है कि समाज में गरीब और निर्बल लोगों को लूटने के लिए इस समाज में बहुत सारे लोमड़ी घूम रहे हैं। सर, मेरी इच्छा यही है कि मैं अपनी शक्ति द्वारा ऐसी लोमड़ियों से गरीब और निर्बल लोगों को बचाकर समाज की सेवा करूँ। बस सर। तब आईपीएस ऑफिसर ने ताली बजाई और शाबाश जयसुधा, इस देश को तुम जैसों की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें इस इंटरव्यू में पास कर रहा हूँ। जयसुधा ने उन्हें प्रणाम किया। 6 महीने बाद जयसुधा अपने ही जिले में एसपी बनकर आई। जयसुधा अपने कॉन्वॉय के साथ गांव-गांव घूमने लगी, गरीबों की तकलीफों को जानने लगी, बहुत सारे समाज के लुटेरों को जेल में डालने लगी। एक दिन जयसुधा साधारण लड़की की भेष में आइसक्रीम का ठेला धकेलते हुए अपने घर के सामने से गुजर रही थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ताजा ताजा आइसक्रीम। ये आवाज सुनकर रघुराम बाहर आया। रघुराम जयसुधा को देखकर, तुम जयसुधा हो ना? देखा, तुम्हारी किस्मत में ये आइसक्रीम बेचना ही लिखा था। और तुम कह रहे थे कि आईपीएस बनूंगी। आईपीएस। अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे पास रहती तो मैं अब तक तुम्हारे किसी कांस्टेबल के साथ तो शादी करा ही देता। अब जाओ जाओ, सारा गांव घूमकर आइसक्रीम बेचो। जयसुधा ने वॉकी टॉकी निकाला और उसमें कुछ कहा। तभी तुरंत एक बड़ा सा पुलिस कॉन्वॉय उस गली में आया। वो कॉन्वॉय आकर जयसुधा के पास रुका। उसमें से सीआई और एसआई उतरे और उन्होंने जयसुधा को सल्यूट मारा। ये देखकर रघुराम दंग रह गया। उसके पसीने छूटने लगे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये भोले लोगों को ठग कर ये अपना गुजारा करता है। इसे तुरंत अरेस्ट करो। सीआई ने रघुराम को अरेस्ट किया।
जयसुधा अपने घर के अंदर गई। वहां उसने अपने माँ बाप के फोटो लगवाया। जयसुधा उसी घर में रहते हुए अपनी नौकरी करने लगी। जेसीबी पहलवान। घनीपुर नाम के गांव में बाहुबली नाम का एक पहलवान रहता था। बाहुबली दंगल में देश भर में नंबर 1 था। उसके साथ दंगल करने के लिए देश के कोने कोने से पहलवान आते थे। दंगल के लिए उस गांव के बीचों बीच एक टेबल बना था। जो भी पहलवान आता था वो बाहुबली के हाथों हार जाता था। घनीपुर गांव वाले बहुत गर्व महसूस करते थे कि बाहुबली उनके गांव का है। बाहुबली नंबर 3, बाहुबली नंबर 3। राजमौली जी, बाहुबली एंड नहीं हुआ है, इसे लेकर तीसरा पार्ट बनाना ही होगा, कहकर नारे लगाते थे। ये सुनकर बाहुबली को बहुत गर्व हो रहा था। एक दिन बाहुबली अपने असिस्टेंट मोटू से, अरे नाम तो मैंने खूब कमाया है पर पैसे उतना नहीं कमाया। मेरे बाहों की ताकत के हिसाब से मुझे अब तक इस गांव में एक बड़ी हवेली बना लेना चाहिए था और सोने के डंबल्स के साथ कसरत करना चाहिए था। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, आज से ये सारे गांव वाले मुझे लगान देंगे। हर व्यक्ति मुझे महीने का 5,000 रुपए देगा। जो नहीं देगा वो मुझसे कुश्ती लड़ेगा और वो हार गया तो 5 लाख रुपए देगा। ये खबर सारे गांव में फैला दो। सर, दंगल में तो आप अच्छे पैसे कमा ही रहे हैं ना सर, फिर इतना लालच क्यों? ये गांव वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ दादागिरी क्यों करना चाहते हैं सर? वो गलत है ना। मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं पाल रहा हूँ। याद रखना कि मेरी रोटी खाकर ही तूने ये तोंद बढ़ाया है। तो मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, वरना खाना नहीं मिलेगा और तुम कंकाल बनकर रह जाओगे। खबरदार। मोटू को मन मारकर ये बात सारे गांव में फैलाया। गांव वाले डर गए। सब हर महीने बाहुबली को पैसे देने लगे। ये देखकर मोटू बहुत दुखी होता था। एक दिन मोटू बाहुबली को ललकार कर उस टेबल के पास कुश्ती के लिए तैयार खड़ा था। बाहुबली जी, आपने अपना शरीर व्यायाम करके बनाया है, मैंने खा खा कर बनाया है। इस गांव के लिए मैं आपसे लड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरे साथ है। यूं दोनों ने दंगल शुरू किया। मोटू ने बड़े मुश्किल से बाहुबली को हराया। गांव वालों ने ताली बजाई। बाहुबली ने शर्म से सिर झुका लिया। अगले दिन बाहुबली जंगल में चला गया। गांव वाले ये सोचकर खुश हुए कि ये बला टली। 1 साल बाद बाहुबली एक जायंट मैन बनकर गांव लौटा। एक ट्रेन जा रही थी तो उसे लांघकर चला गया। हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो उसे पकड़कर दूर फेंका। उसे देखकर गांव वाले थर थर कांपने लगे। मोटू हैरान हुआ। बाहुबली गांव वालों से, क्यों, क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आ पाऊंगा? मैं जंगल में जाकर 1 साल तक कठोर तपस्या किया। भगवान ने मुझसे खुश होकर मुझे ये वरदान दिया है। अब मुझे कोई मनुष्य, कोई प्राणी, इतना क्यों, कोई भी जीता जागता जीव मुझे नहीं हरा सकता। अब तुम सब ये गांव मेरे नाम कर दो। यदि तुम लोगों को यहाँ रहना हो तो हर महीने मुझे किराया देना होगा। तुम सबके पैसे, जमीन, जायदाद, फसल सब मेरा है। इतना ही नहीं, मुझे हर रोज 100 केजी चिकन बिरयानी, 1000 रोटी और एक वाटर टैंकर भरकर पनीर बटर मसाला बनाकर देना होगा। अगर ये सब नहीं मिला तो तुम लोगों को अपने पांव तले कुचल डालूंगा। गांव का सरपंच मोटू से, अरे ये तूने क्या कर दिया? साधारण बाहुबली था तो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते, उसे उकसाकर ये जेंट बाहुबली बना दिया। अब जिंदगी भर इसकी गुलामी करना पड़ेगा। आप चिंता न करें सरपंच जी, मुझे अभी अभी एक बढ़िया सा उपाय सूझा है, कहकर बाहुबली से, बाहुबली जी मैं फिर से आपके साथ दंगल करने के लिए तैयार हूँ, वो भी यदि आप माने तो। अगर मुझसे दंगल करने में आपको डर लगता हो तो रहने दीजिए। क्या बकते हो, मैं किसी से नहीं हारता और तुम मोटू लड्डू की तरह हो, तुमसे डरूंगा? मैं दंगल के लिए तैयार हूँ। मोटू ने गांव के सरपंच की मदद से एक बड़ा सा टेबल तैयार करवाया। दंगल वाले दिन बाहुबली उस टेबल के पास तैयार बैठा था। लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होने वाला है।
तभी मोटू एक जेसीबी चलाते हुए वहां पहुंचा। उसे देखकर बाहुबली, मैं जानता था कि तुम अपनी चतुराई का प्रयोग करोगे। आजा, मैं अपने हाथों से इस जेसीबी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूं जेसीबी आर्म और बाहुबली की हाथों की कुश्ती होने लगी। बाहुबली ताकत लगाकर जेसीबी आर्म को मोड़ने लगा। मोटू जेसीबी में बैठकर गियर बदलने लगा। यूं काफी देर मुकाबला चलता रहा। आखिर में जेसीबी आर्म ने बाहुबली को हरा दिया। लोगों ने खुश होकर ताली बजाई। बस बाहुबली का आकार साधारण बन गया और एक कंकाल में बदल गया। बाहुबली अपने शरीर को देखकर, हे भगवान, ये तो धोखा है। तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी के हाथ नहीं हारूंगा। तब भगवान प्रकट हुए। वत्स, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था कि तुम किसी भी जीव के हाथों नहीं हारोगे, पर तुम एक निर्जीव यंत्र के हाथों हार गए। अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यदि तुम हार गए तो तुम्हारा बल जाता रहेगा और तुम कंकाल बन जाओगे। लालच की सजा तो मिलेगी ना बेटा, उसे भुगतो। कहकर भगवान अदृश्य हो गए। उस दिन से बाहुबली कंकाल के रूप में उस गांव की गलियों में घूमते हुए, क्या हुआ, कब हुआ, जब हुआ, तब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो ये न सोचो, क्या हुआ, कहकर जा रहा था।